जय भारत, जय भीम, जय संविधान। आइए संविधान नामा के एपिसोड नंबर 42 में आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पिछले वीडियो में जो बातें कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे शक्ति पृथक्करण के बारे में। हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है संविधान सभा के माध्यम से लागू किया गया, लेकिन ये पूर्णतः नहीं है जैसे कि अदर कंट्री में है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूरी तरह से भारत में पूरी तरह से नहीं लागू है। कुछ परिस्थितियों में माननीय राष्ट्रपति न्यायिक विधायक कार्य कर सकता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्षमादान की शक्ति न्यायिक शक्ति है, और जो अध्यादेश ला करके कानून बनाने का जो अधिकार माननीय राष्ट्रपति को है वो जो है विधायक शक्ति है। क्योंकि इन शक्तियों को माननीय राष्ट्रपति को डिवाइड किया गया है, इसलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतः जो है हमारे यहाँ लागू नहीं है। कुछ शक्तियों का बंटवारा किया गया है जिससे कि तानाशाही से बचा जा सके और हमारा शासन व्यवस्था सुरक्षित हो। इसलिए पूर्णतः नहीं, इसे कुछ जो आवश्यक चीजें हैं जो हमारे देश के लिए जरूरी हैं उतना लागू किया गया है। आइए जानते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत 18वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। उनका मत था कि यदि सरकार की शक्तियां, ये वर्तमान संदर्भ में मेरे भारत के नागरिक, ये बेहद जरूरी बात है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि 18वीं शताब्दी की बात है। फ्रांसीसी के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि यदि सरकार की शक्तियां किसी एक निकाय में निहित होंगी, किसी एक संस्था में निहित होंगी, तो वह सरकार या संस्था निरंकुश हो जाएगा। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट कर सकती है, शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट कर सकती है और निरपेक्ष रूप से उसे बिल्कुल भ्रष्ट कर सकती है। निरपेक्ष रूप से उसे बिल्कुल भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, एक दूसरे से अलग अलग हों। और एक बात महत्वपूर्ण, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अंगों का सदस्य ना हो। कोई भी व्यक्ति एक से अंगों का, जैसे मतलब जो विधायिका में है वो कार्यपालिका से अलग हो, जो कार्यपालिका में हो वो विधायिका में ना हो, जो न्यायपालिका में हो वो जो है वो कार्यपालिका में ना हो। तीनों जो क्षेत्र हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों का जो है जो तीनों पिलर हैं हमारे पावर के, हमारे संस्थान के, वो तीनों के सदस्य अलग अलग हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और वर्तमान समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो एक दूसरे में मर्ज होकर के हमारे भारत को जो है अच्छी स्थिति में नहीं लाने का काम किए हैं, जो हमारे संवैधानिक जो है व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे भारत की तीनों संस्थाएं अलग अलग हैं। केवल कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति विधायी शक्ति, क्षमादान की न्यायिक शक्ति को धारण करता है। राज्यसभा उच्च सदन का गठन। आइए हम राज्यसभा के गठन की जानकारी करते हैं। राज्यसभा के गठन किस प्रकार होते हैं। राज्यसभा उच्च सदन का गठन अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। इनमें 338 सदस्यों और केंद्र शासित संघ क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्यों को माननीय राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं, उन्हें चयन करते हैं। और 5 क्षेत्रों से वो है साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा और लेटेस्ट में जुड़ा है खेल। ये 5 क्षेत्रों से माननीय राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं, जिससे कि उनके अनुभव को, उनके ज्ञान को अपने देश के उच्च सदन में रख करके उनके ज्ञान का लाभ हमारे भारत को प्राप्त हो। इसलिए
12 सदस्यों को चयनित करने का संवैधानिक अधिकार माननीय राष्ट्रपति को है, जो ये संवैधानिक पद को धारण करता है। उनके प्रगति को हमारे देश को लाभ हो, इसलिए इन 12 सदस्यों को चयन किया जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत के सम्मानीय नागरिक, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल जो है वो रिटायर होते हैं, पद सेवा से मुक्त होते हैं। इस नियमानुसार राज्यसभा एक सदस्य एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनता है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आइए अब हम बात करते हैं लोकसभा की। जो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में बताया गया है संविधान में। लोकसभा जनता की सभा है, एक जवाबदेही सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। ये सब आप सब जानते होंगे कि हर 5 साल पर हम अपने सांसद को वोट दे करके चुनते हैं। और इसकी संख्या, इनकी लोकसभा सदस्यों की संख्या 550 है, जिसमें 530 लोकसभा सदस्यों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होते हैं चुनाव के द्वारा, और 20 लोकसभा सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग प्रतिनिधि नहीं हैं, तो 2 व्यक्ति को माननीय राष्ट्रपति नामांकित करते हैं, एंग्लो इंडियन को। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जो चित्त विकृत अपराध या संवैधानिक रूप से, कानून रूप से अयोग्य करार दिए गए हैं, वो लोग नहीं। बाकी 18 वर्ष से जो भी 18 वर्ष को कंप्लीट करते हैं, वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों को मत देने का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, ये हम सभी जानते हैं। आइए संविधान के कुछ संक्षिप्त अनुच्छेदों के बारे में हम बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 संसद के गठन के बारे में बताती है। 80 राज्यसभा की संरचना करती है। 81 लोकसभा की संरचना करती है। 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन करती है। 83 संसद के सदस्यों की अवधि बताता है। 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता बताता है। 85 संसद के सत्र की समाप्ति और विघटन की जानकारी देती है। 86 संसद में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। 86 इंपॉर्टेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जो है अपने केंद्रीय बैठक की जानकारी, क्या कार्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी माननीय राष्ट्रपति को देने के लिए संवैधानिक उनका दायित्व है। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो हम 26 जनवरी और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति को सुनते हैं, तो वो 87 के तहत है, जो संवैधानिक अनुच्छेद 87 इसका प्रावधान करता है। 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में जानकारी देता है। और अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद खाली होने पर जो है उसके बारे में व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 90 सभापति के पद कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में जानकारी देता है। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 92 से बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये एक सामाजिक पहल है। संविधान की जानकारी एक व्यक्ति होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को दोनों को जानें और दोनों के लिए खड़े हों। इस समय वर्तमान समय में हमारे किसान भाई, उनकी जो उचित मांगे हैं, माननीय सरकार से अपील करते हैं, विनम्र अपील करते हैं कि आप
उचित संवैधानिक दायरे में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम आपसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और उसके मेहनत से हमारा देश खाता है और जवानों की सुरक्षा से हमारा देश बनता है। इसलिए जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।